जैसे कि हमने रास्ते में आपको बताया, इस वक्त हम किले के कंपाउंड के अंदर मौजूद है। हालांकि अभी लाल किले के अंदर हम दाखिल नहीं हुए, लेकिन लाल किले के बाहर से भी बहुत कुछ देखने और समझने को है। बहुत कुछ रहस्य और इतिहास इसके गर्भ में छुपा हुआ है। तो ये आप खाई देख रहे हो। और पिछले दिनों न्यूज़ में भी जब किसान प्रोटेस्ट और किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर आए थे, उस दिन भी इसमें बहुत सारे पुलिस अफसर को अपनी मुश्किल हालात में इसी में कूदना पड़ा था, वो इसके पीछे चले गए थे। तो असल में लोग इस बात से भी बड़े हैरान रहते हैं कि किले की दीवार के बिल्कुल साथ में इस तरह की खाई क्यों खोदी गई थी और इसका क्या इस्तेमाल था। तो इस तरह की खाई इसलिए खोदी गई थी ताकि ये पानी से भरा रहे और किसी तरह की सिचुएशंस में जो दीवार से लोगों को दूर रखा जाए। और दूसरा जो पर्पज़ था इसका, वो ये था कि पानी को जो हवाएं चलती है तो पानी के साथ हवा खुद को ठंडा करती है, और उसके बाद जब वो हवा दीवार पे लगेगी तो दीवार के अंदर का जो अक्स है वो ठंडा हो जाएगा। और इस तरह लू के समय में, गर्मी के अगस्त मई जून के महीने में जो है किले के आंतरिक माहौल को ठंडा रखने के लिए और अंदर के माहौल को बिल्कुल तापमान को जो है नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि तब किसी भी तरह की प्रौद्योगिकी या एयर कंडीशन जैसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो उस वक्त इस खाई के माध्यम से इसमें हर वक्त पानी भरा रहता था और इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ होती थी और उस पानी से एक बेहतर दृश्य बनता था, एक नज़ारा उभरता था। और साथ ही साथ पानी से जो है हवा मिलकर दीवारों को ठंडा करती थी, और जिसकी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है, जो कमरों का टेम्परेचर है, किले के अंदर का जो टेम्परेचर होता था वो काफ़ी ठंडा रहता था। आइए आप चलते हैं अंदर से और फिर देखेंगे किले के बारीकी से इसका एक विश्लेषण। चालू है परेशान। रिकॉर्डिंग। तो अब हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं और जैसे ही लाहौरी दरवाजे से आपने किले में एंटर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दरअसल मुख्य दरवाज़ा है किले के और अंदर जाने का। मतलब कि किले में प्रवेश करने के बाद भी किले के मुख्य भूभाग में प्रवेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरअसल छत्ता बाज़ार है। जब हम इसके अंदर चलेंगे तो इस दरवाजे की बात करेंगे, और यही मुख्य दरवाज़ा था, मुख्य एंट्रेंस था, मेन एंट्रेंस था किले में जाने का। और ये शाहजहाँ के ज़माने में जब किले को बनाया गया था तो डायरेक्ट ये गेट दिखाई देता था। बाद में औरंगज़ेब आलमगीर, जो कि 5वें मुग़ल शहंशाह थे, माफ़ कीजिए 6वें मुग़ल शहंशाह थे, उन्होंने इस बाज़ार के आगे एक प्राचीर डलवा दी जिस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो उसके बाद शाहजहाँ ने कहा कि तुमने शहर की दुल्हन के ऊपर एक पर्दा डलवा दिया है। अब ये आप देख सकते होंगे कि छत्ता बाज़ार दिख पा रहा है आपको। छत्ता बाज़ार की खासियत ये है कि शाहजहाँ को पेशावर, पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था और मुग़ल नियंत्रण में था, तो पेशावर में शाहजहाँ ने जो किला देखा, उस किले के अंदर छत्ता बाज़ार देखा। उस छत्ते बाज़ार को देखकर उनको ये आइडिया आया, उनके मन में लालसा हुई कि दिल्ली के लाल किले में भी इस तरह का एक छत्ता बाज़ार हो जहाँ पर शाही परिवार के लोग खरीदारी कर सके। और इतवार का दिन है तो काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। अब ये हम अंदर आ रहे हैं, छत्ता बाज़ार के इसमें आ गए हैं। ये देखिए आप, ये चारों तरफ असल में दुकानें लगा करती थी जहाँ पर आज भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। हालांकि ये इस तरह का बिल्कुल नहीं था। उस समय बहुत ही ख़ास लोगों को, विदेशी व्यापारियों को इसमें एंट्री और जगह दी जाती थी। और दूसरी खासियत ये कि छत्ता बाज़ार को इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो दूसरा दरवाज़ा है जो ये खुलता है, वो सीधा सीधा ये दीवाने आम के प्रांगण में खुलता है। यानी कि दीवाने आम से पहले आपको जैसे छत्ता बाज़ार पार करेंगे आप, एक छोटा सा प्रांगण आएगा, बाग आएगा, और उस बाग के बाद नक्कार खाना आएगा। नक्कार खाने पर पहुंचकर नक्कार खाने की बात करेंगे। फ़िलहाल ये छत्ता बाज़ार देखिए किस तरह से दुकानें जगमगा रही है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और बहुत सी मुग़ल काल की यादों को, स्मृतियों को, रहस्यों को ये चीज़ें समेटे। 1857 की क्रांति, गदर की कहानियों को समेटे अपने आगोश में बहुत कुछ बयान करती है। ज़रूरत है कि लोग इसे सुन पाए और समझ पाए। ये आप ऊपर देख सकते हैं। लाल किले को बनाने में, मतलब इसके कुछ भागों को बनाने में लाहौरी ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप ऊपर देख पाएंगे, ये ये जो दिख रहा है, ये असल में इसमें ये देखिए किनारे में बुर्जियों में आप देख सकते हैं लाहौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। लाहौरी ईंटों की विशेषता ये है कि ये भारतीय ईंटों के मुकाबले कम लंबाई व चौड़ाई की होती है। ठीक है, तो आप चलते हैं, हम छत्ता बाज़ार से बाहर निकलेंगे और दीवाने आम के प्रांगण में पहुंचेंगे। इसको रोको।
गर रोए ज़मी अस्त, गर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। फ़ारसी के शायरों ने बेमिसाल शायरी से इसकी खूबसूरती का वर्णन किया है। गर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त, अगर धरती पर कहीं जन्नत है, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यही है यही है यही है। मैं इस समय बैठा हुआ हूँ दीवान आम और दीवान ख़ास के बीच में स्थित चांदनी तालाब पर। मुग़ल काल में एक तालाब हुआ करता था और इसमें इसी तरह के फव्वारे लगे थे। हालांकि अब ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से चलते हैं। उस ज़माने में उस समय के इंजीनियरों के द्वारा जो कारीगरी थी उसी से ये फव्वारे कार्य करते थे। इसके पीछे दीवान आम के पीछे की जितनी इमारतें हैं ये अपने आप में बहुत ही भव्यता को समेटे हुए है और इनकी विशेषता ये है कि ये तमाम इमारतें संगमरमर के बेहतरीन और ख़ूबसूरत पत्थरों से बनाई गई थी। चाहे वो मोती मस्जिद हो, दीवान आम हो या चांदनी तालाब पर स्थित महल हो या सावन भादो महल हो। खैर अभी सावन भादो महल की ओर चलेंगे, लेकिन आप मेरे पीछे ये 3 संगमरमर की उजली इमारतें चमचमाती हुई देख सकते हैं। इन इमारतों के चारों कोनों पर 4 बुर्जियाँ बनाई गई है। इन बुर्जियों पर एक समय में गुंबद हुआ करते थे, जिस तरह दीवान ख़ास के छत पर अभी भी देखा जा सकता है। समय की मार नहीं झेल पाने के कारण ये गुंबद टूटकर गिर गए। इन इमारतों के ठीक मेरे कौन सा हाथ है? मेरे बाईं और अभी जो एक इमारत उधर है वो मुमताज़ महल है, जहाँ पर मलिकाए हिंद मुमताज़ महल का स्थान था और वो वहाँ पर आराम करती थी, रहती थी। और ये जो इमारत है ये दीवान ख़ास से जुड़ी हुई इमारत है, जिसमें हरम बादशाह के घर के लोग, उनका शाही परिवार रहा करता था। और दीवान ख़ास का वो स्थान जहाँ पर बादशाह विदेशी मेहमानों से मिला करता था, गुप्त चर्चाएँ किया करता था और राज्य की नीतियों एवं रणनीतियों पर काम करता था, वो इमारत वहाँ पर है। संगमरमर के पत्थरों से मिली। संगमरमर के इन पत्थरों पर संगमरमर के रंगीन पत्थरों से जो नक्काशी की गई थी और उनके अंदर रंगीन पत्थरों से जो चित्रकारी की गई थी वो नायाब थी, परंतु समय के साथ और ये टूट गए, कुछ नुकसान हो गए और कुछ पत्थरों को अंग्रेज़ी हुकूमतों के द्वारा निकलवा दिया गया। वो मुगलिया शान शौकत और भव्यता को पूरे जड़ से मिटा देना चाहते थे 1857 की क्रांति के बाद, और उनका मानना था कि ऐसा करने से जो मुग़लों के प्रति लोगों की एक श्रद्धा है, जो एक डेडिकेशन है, हम उसको ख़त्म कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। ये तालाब, ये महल, ये महल बहुत सारी चीज़ों के गवाह हैं, ऐतिहासिक साक्ष्यों को अपने में समेटे आज भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। नज़र और ज़रूरत है सुनने वालों की और समझने वालों की। मेरे ठीक सामने एक मोती मस्जिद है, जिसे संगमरमर के उजले पत्थरों से बनाया गया है और उसके ऊपर 3 सुनहरे कलश लगाए गए थे। ये कलश उस दौर में सोने के हुआ करते थे, जिसे बाद में पीतल के कलश से बदल दिया गया। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इस मस्जिद को तब बनवाया था जब वो औरंगज़ेब आलमगीर ना होकर के वो मुग़ल शहज़ादे हुआ करते थे और शाहजहाँ का हिंदुस्तान पर शाहजहाँ की हुक्मरानी थी। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद को बनाते हुए वो बादशाह के बेटे होते हुए भी उन्होंने बादशाह से एक पैसे की रकम नहीं ली और इस मस्जिद को अपने मिलने वाले शाही खर्चे से पूरा बनवाया था। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए कई महीने तक औरंगज़ेब को अपनी फिजूल खर्ची रोकनी पड़ी और पैसों की काफ़ी बचत करने के बाद इस मस्जिद का तामीर करवाया गया, क्योंकि जो संगमरमर के पत्थर थे वो बेहद बेशकीमती और महंगे थे। आइए अब आपको एक लुक दिखा देते हैं चलकर हम दीवान ख़ास की इमारतों का।